गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। तो यहाँ पे हम आपके साथ दैनिक जागरण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का। और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस का हम उसी पार्ट को कवर करते हैं जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, जिस भी स्टेट पीसीएस के अंतर्गत आप दे रहे हो एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, किसी भी पीसीएस को अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा वो आपके प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में तीनों ही जगह काम आएगा। उसी पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, अपने जो कलीग हैं, जो आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो ये जो पहला न्यूज़ है 26 मई 2020 का जो पहला न्यूज़ है वो ये है, देखो। चीनी फौज के जामवारे पे भारत ने की बड़ी तैयारी। लद्दाख में इस तरह का डिस्प्यूट चल रहा है, आपको पता है कि लद्दाख में इस तरह का डिस्प्यूट चल रहा है। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये न्यूज़ के बेस पे जाके पढ़ना। जैसे कि भारत और चीन के बीच में क्या क्या संबंध है और भारत और चीन के बीच में क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, दोनों को जाकर देखना बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। और उसी से यूपीएससी में नॉर्मली क्वेश्चन आएगा। तो कल हमने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर लिया है इस पर, भारत चीन संबंधों को लेकर के कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम डिटेल से इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में चेन्नई कनेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको याद होगा कल हमने बताया था कि जो चेन्नई कनेक्ट है, भारत की तरफ और चीन के बीच में अनौपचारिक वार्ता हुई थी। भारत और चीन के बीच में 2019 में जो है द्वितीय अनौपचारिक वार्ता हुई थी, जिसका नाम दिया गया चेन्नई कनेक्ट, जो चेन्नई के महाबलीपुरम में हुआ था। और एक मंदिर है, उस मंदिर में हुआ था। वो मंदिर अधिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रथ मंदिर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आर्ट ऑफ कल्चर जो है, देखो करंट का न्यूज़ किस तरह से आर्ट ऑफ कल्चर से कनेक्ट हो सकता है, किस तरह से हिस्ट्री से कनेक्ट हो सकता है, तो इसी तरह से कनेक्ट करके आपको पढ़ना। तो कल का न्यूज़ हमारा जाकर देख सकते हो। चीन और इंडिया के बीच में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, निगेटिव एस्पेक्ट है, हमने डिटेल से सब डिस्कस किया था। देखो ये न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। जब्त होगा विशाखापत्तनम एलजी पॉलीमर प्लांट। तो इसका जो है, ये आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो प्लांट जिसमें गैस रिसाव हुआ था और कम से कम 11 लोग मारे गए थे, तो इस जो प्लांट है, इस प्लांट को जब्त करने का आदेश आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दे दिया। पहला बात। दूसरा ये समझो कि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है भारत का 25वां हाई कोर्ट है, ये याद रखना। ये जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थित है, ये भारत का 25वां हाई कोर्ट है। अब जो है इस न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ था उस समय में, किस गैस का रिसाव हुआ था, डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। देखो आंध्र प्रदेश के वाइजैक यानी विशाखापत्तनम से 15 किलोमीटर दूर था एलजी पॉलीमर कारखाना। और वहाँ पे जिस गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम था स्टाइरिन गैस। जिस गैस का रिसाव हुआ था स्टाइरिन गैस हुआ था, और कम से कम 11 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी, जो सरकारी आंकड़ा, रियल आंकड़ा ये नहीं है, सरकारी आंकड़ा। रियल आंकड़ा नॉर्मली इससे अधिक होता है। तो ये गैस क्या है, ये गैस जो है स्टाइरिन गैस है, एक ज्वलनशील तरल है जिसका उपयोग पॉलीस्टीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर इत्यादि के लिए किया जाता है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना, ये जो गैस है स्टाइरिन गैस, ये याद रखना स्टाइरिन गैस का ही रिसाव हुआ था, जिसके कारण मिनिमम 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत में इस तरह की घटना, जो रासायनिक आपदा की स्थिति होती है, उसको लेकर के अभी तक क्या क्या किया गया है। तो पहला जो है, जो एक्ट है सरकार की तरफ से, वो किया गया है भोपाल गैस रिसाव दावों का निपटान अधिनियम 1985। आपको याद होगा कि 3 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी।
जिसमें लगभग 4,000 लोग मरे थे, जो सरकारी आंकड़ा है, और रियल आंकड़ा है लगभग 12,000 के करीब लोग मरे थे भोपाल गैस त्रासदी में। तो उसके बाद सरकार ने एक एक्ट बनाया, भोपाल गैस रिसाव एक्ट 1985। उसके बाद 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी बना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी बना, जिसके तरफ किसी भी तरह की रासायनिक आपदा आती है तो उसको निपटाने की व्यवस्था भी इसमें की गई है। उसके अलावा जो है एक एक्ट और बना है जिसकी कल भी हमने चर्चा किया है, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। और ये अधिनियम खतरनाक पदार्थों के निपटान के दौरान होने वाली दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए लाई गई है। और कल हमने कैसे डिस्कस किया था, हमने बोला था कि एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत दो महत्वपूर्ण एक्ट को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। एक तो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और दूसरा जो एक्ट है वो है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये दोनों को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। उसके बाद जो एक अन्य अधिनियम आया है इसके बाद, रासायनिक आपदा को रोकने के लिए, सारा जो डिस्कस हम कर रहे हैं रासायनिक आपदा को रोकने के लिए जो एक्ट सरकार लाई है, पर्यावरणीय राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। और उसके बाद जो आया है एनजीटी आया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। एक डाटा देता हूं, कहीं लिखने के लिए आपको काम आएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक डाटा है कि हाल के दिनों में देश में 130 से अधिक रासायनिक दुर्घटना हुई है और लगभग 259 लोगों की मौत हुई है और 560 से अधिक लोगों का शारीरिक नुकसान हुआ है। ये मेरा डाटा नहीं है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डाटा है। तो बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या इशू हुआ था उस प्लांट में, और उस प्लांट को लेकर के रासायनिक आपदा में जो है भारत सरकार ने आज तक कौन कौन सा एक्ट बनाया, कौन कौन सा अधिनियम बनाया। दूसरा जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, गैर पंजीकृत एमएसएमई को मिलेगी गिरवी मुक्त कर्ज। पहले तो ये जान लो कि गिरवी मुक्त कर्ज जो है कितनी मतलब किस कंपनी को मिल सकती है। तो वैसे कंपनी यहाँ पे दिया हुआ, वैसी कंपनी जिसका टर्नओवर जो है 100 करोड़ तक का है। आई रिपीट, वैसी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ तक का है और जिस पे फरवरी 2020 19 फरवरी 2020 तक 25 करोड़ रुपये से अधिक की लायबिलिटी नहीं है, यानी उस पर 25 करोड़ से अधिक का ऋण नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वैसी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ तक है और जिस पे 19 फरवरी 2020 तक 25 करोड़ से अधिक लायबिलिटी नहीं है, उस कंपनियों को जो है क्या मिलेगा, गिरवी मुक्त कर्ज मिलेगा। जैसे मान लो गिरवी मुक्त कर्ज क्या होता है, इसको मॉर्गेज कहा जाता है नॉर्मली। जैसे मान लेते हैं कि आपकी एक एमएसएमई कंपनी है, आप जाओगे लोन लेने के लिए बैंक के पास, तो बैंक कहेगी कि आप जो है गिरवी कुछ रखो हमारे पास। आप अपना ज़मीन गिरवी रख सकते हो, आप कोई अन्य चीज़ भी गिरवी रख सकते हो, इसको कहा जाता है मॉर्गेज करना। तो बैंक कुछ चीज़ें आपसे मॉर्गेज करवा लेगी और उसके बाद आपको ऋण देगी। लेकिन ऐसा एमएसएमई जो है, अभी सरकार ने ये प्रोविज़न किया है कि आपको गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है और आपके पास जो लायबिलिटी है वो 25 करोड़ से कम है, राइट। तो ये न्यूज़ क्या है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम देखते हैं। चूँकि कुछ दिन पहले जब आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई थी तो एमएसएमई के डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया और नया एमएसएमई का जो डेफिनेशन लाया गया है उसके अनुसार माइक्रो इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज को कहा जाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। ऐसा इंडस्ट्रीज जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो उसे माइक्रो इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो उसे स्मॉल कहा जाएगा। और मीडियम कौन सा होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो उसे कहा जाएगा आपको मीडियम इंडस्ट्रीज। तो देखो यहाँ पे अब इसको कनेक्ट करो यहाँ से कि सरकार ने 100 करोड़ रुपया, अधिकतम 100 करोड़ रुपया टर्न वाले
टर्नओवर वाले कंपनी को ही जो है गिरवी मुक्त कर्ज देने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि जो 100 करोड़ से कम का जो टर्नओवर होगा वो माइक्रो इंडस्ट्रीज में आएगा, राइट। तो इसलिए ये एमएसएमई का पार्ट होगा। यानी 100 करोड़ से अगर अधिक आपका टर्नओवर है तो आप माइक्रो इंडस्ट्रीज में नहीं, आप बिग इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने इसको घोषणा की है इस तरह का ऋण देने को। भारत में एमएसएमई की क्या स्थिति है, ये आपके यूपीएससी मेंस लिखने के काम आएगा या स्टेट पीसीएस के मेंस में भी काम आ सकता है। पहली बात तो याद रखो कि भारत में जो है लगभग 6.34 करोड़ जो है सक्रिय एमएसएमई उद्यम है। एमएसएमई क्या होता है? जैसे एक पान का दुकानदार जो होता है ना, उसको भी एमएसएमई में आप काउंट कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा दुकानदार होता है या छोटे व्यापारी होते हैं, वो सारे के सारे एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लगभग 11 करोड़ लोगों को एमएसएमई रोजगार उपलब्ध करवाता है। 6.34 करोड़ जो है संयंत्र है, इतना उद्योग है एमएसएमई का देश में, और 11 करोड़ लोगों को एमएसएमई रोजगार उपलब्ध करवाता है। काफ़ी बड़ा जो है अमाउंट है, काफ़ी बड़ा लोगों की जनसंख्या इस पर डिपेंड करती है। एमएसएमई में जो है 99.5% माइक्रो इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। याद रखना, 99.5% जितनी एमएसएमई होती है, यानी देश में अगर 1000 एमएसएमई होगा तो 1000 एमएसएमई होगा तो 9950 एमएसएमई जो होगा वो माइक्रो इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। 66% देश में 66% जो निचला तबका है, जो बैकवर्ड क्लास है, जो कह सकते हो SC/ST कम्युनिटी है, ये लगभग जो है 66% एमएसएमई से जुड़ा हुआ। और इसमें एक डाटा भी दिया हुआ है, जब आपको कोट करना होगा कि एमएसएमई किस तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप कह सकते हो कि 12.5% SC से जुड़ा हुआ, 4.1% ST से जुड़ा हुआ है और 49.7% लगभग इससे ओबीसी जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको कोट करना है तब इसको कोट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोट जब करना है कि अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए किस तरह से एमएसएमई सहयोग कर सकती है, तब आप इसको कोट कर सकते हो। देखो, चीन ने किया मानव रहित हेलीकॉप्टर का परीक्षण। चीन ने मानव रहित हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया, और इससे पहले भारत ने भी इस तरह का ड्रोन का परीक्षण किया था जो हेलीकॉप्टर के साइज का ही था, मानव रहित था। आपको नाम याद है? उसका नाम है रुस्तम। याद रखना, भारत सरकार ने रुस्तम जो है, रुस्तम एक ड्रोन का परीक्षण किया, मानव रहित ड्रोन है एक तरह से, और बड़ा ड्रोन है, हेलीकॉप्टर के साइज का ही एक लगभग ड्रोन होता है। मानव रहित ड्रोन रुस्तम, भारत सरकार ने इसका परीक्षण किया है, और हमारे देश में काफ़ी हद तक यह सक्रिय भी है, काम कर रहा है वर्तमान में, और कई बार स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है। तो रुस्तम याद रखना, मानव रहित ड्रोन भारत सरकार द्वारा। चलो एडिटोरियल पर हम डायरेक्टली आ रहे हैं। बीच में हमारे पास कोई खास और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं था। एडिटोरियल जो लिखे हैं, आज का एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एडिटोरियल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो दूसरा है ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है एडिटोरियल आज का। लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाता हूँ आपको। देखो, एक छोटा सा न्यूज़ है, बस 1 सेकंड का न्यूज़ है। संकट में टोटो जनजाति, संकट में टोटो जनजाति, टोटो जनजाति और टोडो जनजाति कंफ्यूज मत होना। टोडो जनजाति तमिलनाडु की जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है, और टोटो जनजाति जो है बंगाल की जनजाति है। बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में रहता है, जो भूटान के समीप है, और इसकी जनसंख्या मात्र 1600 की है। मात्र 1600 लोग ही जो है टोटो जनजाति के अंतर्गत जीवित हैं, वर्तमान में हैं, और ये संकट में है। तो याद रखना, आपको लोकेशन पूछ देगा टोटो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो वेस्ट बंगाल से संबंधित है। टोटो वेस्ट बंगाल। अब हम यहाँ पे आते हैं। तो ये जो एडिटोरियल लिखे जो राइटर हैं, कल भी इनका एक लेख आया था, डिस्कस किया था हमने। ये है राजीव कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, उनका लेख है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, एक ब्यूरोक्रेट है। इनका एक लेख आया,
इनको लेख में अगर आप देखोगे तो जॉन मिनार्ड किन्स का जो हम एक स्टेटमेंट आपको बताया था हमने पहले, किन्स साहब का एक स्टेटमेंट है। जब 1930 की आर्थिक मंदी आई थी तो उनके बाद जो है किन्स साहब ने एक थ्योरी दिया, और उनका थ्योरी का तात्पर्य था कि अगर किसी भी देश में रिसेशन की कंडीशन हो, आर्थिक मंदी की कंडीशन हो, तो सरकार को अपना खजाना लोगों के लिए खोल देना चाहिए। सिंपल है। अगर मान लेते हैं कि किसी भी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन हो तो सरकार को अपना दरवाज़ा खोल देना चाहिए, यानी अधिक से अधिक पैसा सरकार मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करे। मार्केट में अगर पैसा अधिक से अधिक जाएगा तो क्या होगा कि डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड क्रिएट क्या होगा, जैसे मान लो कि अभी N95 मार्क्स का अगर डिमांड क्रिएट हुआ तो N95 पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक N95 मार्क्स का हुआ तो उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक होगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। इनकम अधिक से अधिक हो तो क्या होगा, सेविंग बढ़ेगा। और सेविंग अधिक से अधिक हो तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यानी अगर मंदी की कंडीशन हो किसी भी देश में तो सरकार को फोकस करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पैसा दे। सरकार को अपनी राजकोषीय नीति को चेंज करना चाहिए। राजकोषीय घाटा को ध्यान में नहीं रखते हुए सरकार को अधिक से अधिक पैसा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और अधिक से अधिक पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा। अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा। अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, इनकम होगा। इनकम होगा तो क्या होगा, फिर सेविंग होगा। और लोगों के पास सेविंग होगा तो क्या करेगा, लोग फिर पैसा निवेश करेगा। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है वो मूव करता रहेगा, राइट। ये हमारा इकोनॉमिक साइकिल मूव करता रहेगा, और इसको मूव करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे। तो इसलिए जो है सरकार जो है पैकेज लाई थी, आत्मनिर्भर पैकेज लाई थी। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मुझे समय नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, लेकिन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 5 चरण में सरकार ने पैकेज की घोषणा की थी, और लगभग जो पैकेज था वो एग्जैक्टली 20.97 लाख करोड़, लगभग 21 लाख करोड़ का टोटल पैकेज था, जिसमें 8 लाख करोड़ के आसपास आरबीआई ने दिया था और रेस्ट पैसा जो है सरकार ने दिया था। क्लियर है। तो यहाँ पे इसी बात को जो है लेकर फोकस करते हैं राजीव कुमार जी, और इनका कहना है कि सरकार जो है बेसिकली 3 मोर्चा पे काम कर रही है। देखो यहाँ पे जो है हाँ, सरकार बेसिकली जो है 3 मोर्चा पे काम कर रही है। सरकार जो है पहला काम कर रही है कि खाद्य सुरक्षा और किसानों की आमदनी को लेकर के काम कर रही है। यानी किसी तरह से लोग भूखा नहीं मरना चाहिए, लोग भूखे नहीं रहना चाहिए। पीडीएस सिस्टम को सरकार स्ट्रॉन्ग किया था। वन नेशन वन राशन सिस्टम को सरकार ने लागू करने का काम किया है, यानी देश के किसी भी जगह में रहे तो आप राशन ले सकते हैं। किसानों की आमदनी को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए इसको लेकर के सरकार कोशिश कर रही है। तो ये सरकार का पहला चरण है। दूसरा चरण क्या है, तरलता को किस तरह से मैनेज किया जाए, मार्केट में किस तरह से पैसा अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाया जाए, राइट। इसलिए सरकार ने एमएसएमई को जो है 3 लाख करोड़ रुपए दिया है। तो जो पहला फर्स्ट पेज पर हमने न्यूज़ डिस्कस किया था एमएसएमई को लेकर के, उसमें जो सरकार 3 लाख करोड़ दिया था, सरकार की जो है द्वितीय रणनीति का पार्ट है, जहां सरकार अधिक से अधिक लोगों तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। और तीसरा जो है, सरकार विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में जो है निजी निवेशकों को बढ़ावा दे रही है। इससे जो नीचे वाला हमारा न्यूज़ है वो भी कृषि को लेकर के है। और निजी निवेशक मतलब क्या होता है, सरकार ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया। देखो सरकार ने एपीएमसी एक्ट में जो है संशोधन किया, और एग्रीकल्चर में जो है निजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए एपीएमसी में संशोधन किया गया है। यानी किस तरह से एग्रीकल्चर में निजी लोग जाए, बिजनेस इंडस्ट्रीज जाए, देश के प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्ट करना शुरू करे। तो ये सरकार बेसिकली कर रही है। इसी की तरह जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए सरकार जो है कोशिश कर रही है। तो आत्मनिर्भर जो पैकेज दिया गया था बेसिकली उसी पैकेज को ये डील कर रहे हैं इस एडिटोरियल के द्वारा, और इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। और इसके जो बेस न्यूज़ है कि आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर के मैं कोशिश करूँगा 1 से 2 दिन में जो है एक नया वीडियो लाऊंगा, और उस वीडियो के अंतर्गत जो आत्मनिर्भर पैकेज सरकार लाया है उनका क्या उद्देश्य है और किस तरह से वो सेक्टर को प्रभावित कर रहा है, हम डिटेल से कोशिश करेंगे उस पर डिस्कस करने का। कृषि सुधारों पर अमल करे राज्य। देखो
यहाँ पे सरकार ने क्या कहा, यहाँ पे जो है न्यूज़ इस रिगार्डिंग है कि एपीएमसी एक्ट में सरकार संशोधन की है। यानी जो किसान अपनी संपदा को, जो किसान अपने कृषि उत्पाद को मंडी में जाकर बेच सकते थे, अब उनको राहत दिया गया कि मंडी से बाहर भी किसान जाकर बेच सकें। इसके अलावा जो है एपीएमसी में संशोधन का एक मतलब यह भी है कि निजी निवेशक जो है, निजी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर किस तरह से कृषि में इन्वेस्टमेंट कर सकें, राइट। तो ये सारा का सारा प्रोविज़न बेसिकली किया गया है, सरकार अभी की है। क्यों? क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से किस तरह से निपटा जाए उसके लिए ये ज़रूरी था। तो बेसिकली 2-3 पॉइंट बताया गया इसमें, इस एडिटोरियल में जो है 2-3 पॉइंट बताया गया है। पहला पॉइंट ये बताया गया कि कृषि राज्य सूची का विषय, कृषि में क्या क्या समस्या है उसको लेकर के 3-4 पॉइंट बताया गया। पहला पॉइंट ये है कि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय अगर है तो अगर राज्य की सहमति के बगैर, हर एक राज्य की सहमति के बगैर केंद्र सरकार कानून बनाएगी तो वो कानून काम नहीं कर पाएगा। यानी मान लेते हैं कि कोई भी एपीएमसी में आपने संशोधन किया, सरकार ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया, तो आपको हर एक राज्य से कंसल्ट करके उसको संशोधन करना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यह है कि जिस तरह से जीएसटी काउंसिल है, जहाँ पे राज्यों की भागीदारी है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल में भाग लेते हैं, उसी तरह से आपको एक कृषि आयोग की स्थापना करनी चाहिए, जहां पे केंद्र सरकार के कृषि मंत्री और राज्य सरकार के कृषि मंत्री मिलकर बातचीत करें और किसी निश्चित मसौदा पे पहुंचे। चूंकि यह राज्य का विषय है, कृषि एग्रीकल्चर का विषय है, इसलिए इसमें राज्यों की सहमति अनिवार्य रूप से जरूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कस किया गया इस एडिटोरियल में, जब आप पढ़ोगे कि 2 कॉस्ट था, किसानों की आय हमें 2024 तक बढ़ानी है। कल हमने क्वेश्चन डाला था कुछ जगह कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किस समिति की सिफारिश की गई थी, यानी किस समिति की सिफारिश बनाई गई थी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। तो बहुत सारे लोग उसका जवाब नहीं दे पाए। आप याद रखना, अशोक दलवई समिति, याद रखना, अशोक दलवई समिति वही समिति थे जिसकी स्थापना जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई, और इस समिति के सिफारिश के आधार पे ही प्राइम मिनिस्टर 7 सूत्री कार्यक्रम लाए गए, और उस 7 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य था कि 2024 तक किसानों की आय को दोगुना किस तरह से किया जाए। अब देखो, इस एडिटोरियल में उसको कंसर्न करते हैं। किसानों की आय अगर दोगुना करना है तो 2 काम कर सकते हो। एक तो आप इनपुट कॉस्ट जो है, यानी किसान को जो खर्च लग रहा है, जैसे बीज का जो खर्च हो गया, फर्टिलाइज़र का जो खर्च हो गया, या जो मान लो कृषि में जो अन्य खर्च होते हैं, फर्टिलाइज़र हो गया, बीज हो गया, बहुत सारा अन्य खर्च है, पानी हो गया, तो इस खर्च को सरकार को जो है किस तरह से कम करना चाहिए। अगर हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है तो किसान को जो लागत कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, फर्टिलाइज़र कॉस्ट है, बीज कॉस्ट है, इसको कम करना होगा। दूसरा जो आउटपुट कॉस्ट है उसको बढ़ाना होगा। आउटपुट मतलब क्या हुआ, एक किसान किसी मंडी में जाकर उत्पाद बेचते हैं, तो गेहूं का जो बेचते हैं या चावल बेचते हैं, उसको जो है बढ़ाना होगा, एमएसपी बढ़ाना होगा। यानी आप इंपोर्ट कॉस्ट कम कीजिए और आउटपुट कॉस्ट बढ़ाइए। सरकार जो है, इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि सरकार इस पे तो काम कर रही है, यानी सरकार ने अभी तक बहुत सारा ऐसा काम किया जिससे आउटपुट को बढ़ाया जा सके। आप देखते होंगे कि प्रत्येक साल जो है एमएसपी कुछ हद तक एमएसपी प्रत्येक वर्ष कुछ हद तक एमएसपी सरकार बढ़ाती है, राइट। लेकिन सरकार ने इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए प्रयास नहीं किया। अभी तक सरकार ने इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए प्रयास नहीं किया है, तो सरकार मतलब ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि 2024 तक किसानों की आय दुगुना हो। यानी अब हमें जो है, अब सरकार को इनपुट कॉस्ट को कम करने पे भी काम करनी पड़ेगी। क्लियर है। उसके बाद जो है एक और पॉइंट इस पे डिस्कस किया गया है कि हर राज्य की अपनी विविधता है। यानी जो तमिलनाडु का कानून है वो बिहार पे लागू नहीं होगा, जो उत्तर प्रदेश का कानून है वो राजस्थान पे लागू नहीं होगा, और जो कर्नाटक का कानून है वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। यानी हर राज्य की अपनी अपनी जैविक विविधता है, हर राज्य का अपना अपना ज़मीन है, हर राज्य में अलग अलग उत्पाद होते हैं, इसलिए उसको लेकर के अलग अलग नीति बनाई जानी चाहिए।
और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखो, जैसे आप हरित क्रांति की चर्चा जब आप करते हो ना, तो हरित क्रांति की अगर आप आलोचना लिखनी हो तो आप लिख सकते हो कि 1960 से 1970 के बीच में जो हरित क्रांति हुई थी उसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। मात्र पंजाब को उससे फायदा हुआ, हरियाणा को फायदा हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ। व्हाट अबाउट बिहार, व्हाट अबाउट उड़ीसा, व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों को फायदा नहीं हुआ। तो हरित क्रांति जो है एक सीमित क्षेत्र के लिए ही हुआ था, पूरे भारत के लिए नहीं हुआ था। दूसरा जो है ऑपरेशन फ्लड को लेकर भी ये है कि ऑपरेशन जो फ्लड आया था तो उससे सबसे अधिक फायदा हुआ गुजरात को, महाराष्ट्र को हुआ। ऑपरेशन फ्लड से सबसे, यानी दूध का उत्पाद किस तरह से बढ़ाया जाए, ऑपरेशन फ्लड मतलब दूध के उत्पाद को किस तरह से बढ़ाया जाए, इससे सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, गुजरात को हुआ। इससे सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, महाराष्ट्र को हुआ। व्हाट अबाउट अदर स्टेट ऑफ इंडिया, व्हाट अबाउट तेलंगाना, व्हाट अबाउट कर्नाटका। तो इसलिए जो है एक असमान विविधता हुई, समान विविधता नहीं है, असमान विविधता। भारत में हर राज्य का अपना पहलू है, हर राज्य का अपना दृष्टिकोण है, हर राज्य की अपनी जैविक विविधता है और सरकार को हर एक राज्यों को लेकर के काम करना होगा क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। तो यही 2-3 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस एडिटोरियल में दिया हुआ है, एक बार पढ़ सकते हो। अच्छा लगा मुझे पढ़ के ये एडिटोरियल। देखो एक यहाँ पे एक और फैक्ट है, कोरोना के पर्यावरणीय सबक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में विश्व में पिछले साल की तुलना में ग्रीन हाउस गैस में 17% घटा है, 17% की कमी हुई है। और इस तरह का कमी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। बहुत बड़ी घटना है। कोरोना का अगर वर्ल्ड में कुछ फ़ायदा आपको लिखना हो, कोरोना का पॉजिटिव पॉइंट लिखना हो तो इसको आप कोट कर सकते हो। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो ये रिपोर्ट है कि अप्रैल महीने में 17% की कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, जो द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 से के बाद सबसे बड़ी कमी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस पेज भी आज हमारे पास, बिजनेस पेज पे कोई खास न्यूज़ नहीं है। एक बार इसको देख सकते हो, एक बार इसको पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पे भी आज हमारे पास कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंटरनेशनल पेज पे इसको एक बार देख सकते हो, राइट। ये भी कोई खास न्यूज़ नहीं है लेकिन एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आज हमारे पास लगभग इतना ही न्यूज़ था जो इम्पोर्टेंट था, जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले लाइक कर दें। अपने कलीग, अपने दोस्त जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर कर दें और निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर दें। किसी तरह का कोई सुझाव देना हो, किसी तरह का कोई आपको लगता है कि कुछ और मुझे स्टार्ट करनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हो, या कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।